चलिए, तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम की आज बात करेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 6 है। अब इसमें है कि जब बोहर ने ये सारे पोस्टुलेट दे दिए, ये जो 3 पोस्टुलेट दिए थे, दिमाग में है तीनों, ठीक है, जिसमें से मिटा दूं थोड़ा, हाँ मतलब वही बोहर के जो 3 पोस्टुलेट थे वो थे कि सारे के सारे को क्या है, ऑर्बिटल्स, यानी कि अपने ऑर्बिटल्स हैं KLMN और उन सब की अपनी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट है कि L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम ये दूसरा पोस्टुलेट। और तीसरा पोस्टुलेट है क्या है, हाँ ये है E इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1, यानी कि जब भी ऑर्बिट चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा तो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये 3 तो क्लियर हो गए। उसके बाद सबसे पहला जो कॉमन थे ना वो था हाइड्रोजन, ठीक है। पहली बात ये भी है कि ये जो पोस्टुलेट है ना वो केवल सारे एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी बोहर ने हर देखो कितने 118 एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उन सब पे बोहर का पोस्टुलेट अप्लाई नहीं हो सकता। गौर करना बात को। एग्जांपल यूरेनियम ले लो, यूरेनियम में कौन सा बोहर का पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें तो न्यूक्लियस रेडिएशन निकल रहा है, न्यूक्लियस ही अपने आप को ब्रेक करता जा रहा है, बोहर का पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है नहीं। तो बोहर ने जो अपना पोस्टुलेट दिया था तीनों ना, ये केवल किस पे है, हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जो एटम हाइड्रोजन की तरह हो। और हाइड्रोजन की तरह एटम में कितने एटम है जो हाइड्रोजन की तरह है, 3 ही तो हैं, 1H1 1H2 1H3, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो हाइड्रोजन पे ही इन्होंने बताया कि मान लो सेंटर में क्या होगा, प्लस, और चारों तरफ एक ऑर्बिट होगी। अब यहां से इसकी रेडियस, इलेक्ट्रॉन होगा तो मोमेंटम, ठीक है। और जब भी ये शिफ्ट करेगा तो सबसे पता है ना कि जब भी हम बात करते हैं तो 2, जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में कितने पॉसिबिलिटी है भरने के लिए, 2 ना, तो 2 भरना है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से जंप करके आए तो इसको पूरा कंप्लीट फिल कर दे तो भी स्टेबल हो जाए, या तो ये वाला क्या कर दे, छोड़ दे तो भी स्टेबल हो जाए, हाँ या ना। या फिर अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा ना तो भी स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर टोटली स्टेबल ऑर्बिटल्स। नहीं समझे, किसी समझ में नहीं आया, पूरा भरा याद। हाँ, जैसे S P D और F, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया एक सेकेंड, किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, डी में 5 होंगे ना, हाँ 2 3 4 5 6 7, हमको भुलवा दिया हमको तुम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये है। अब देखो इसमें ये 2 ऑर्बिटल है ना, एक इसमें भर सकते हैं एक इसमें भर सकते हैं, इस केस में भी ये स्टेबल है और इस केस में भी स्टेबल है, ठीक है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन एक निकाल देगा तो भी अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि केवल क्या बचा है, प्रोटॉन, समझे ना। अब प्रोटॉन एक अब न्यूक्लियस की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देगा। तो यहां इसीलिए तो हाइड्रोजन में हमेशा समस्याएं रही हैं, जब से हाइड्रोजन बना है तब से और अभी तक, अभी इसका केस नहीं सुलझा। कभी ये फलाने की तरह बिहेव करता है तो कभी ठिकाने की तरह बिहेव करने लगता है, इसकी बिहेवियर में भी चेंजिंग होती है, तो कहते हैं डुअल फेस। डुअल फेस का कोई सारा फेस है, ठीक है। और उसको रखते कहां पे हैं हम लोग, तो उसको रखते हैं एस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं ना। और सोचो एस ब्लॉक वाले बंदे कैसे होते हैं, एकदम रॉयल बंदे होते हैं, मतलब कि जो भी करेंगे, जो भी फैसला लेंगे ऑन द स्पॉट और फाइनल, ठीक है, हुगजुग नहीं कि कर देने फिर बाद नहीं 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 फिर हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं। फिर भी उनको हाइड्रोजन को उनके ऊपर रखा जाता है, यानी कि उसके डिपार्टमेंट में रखा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हाइड्रोजन अपने जगह भी चेंज करता है, H कभी 1 पे रहता है, कभी चला जाता है कि कभी चला जाता है P ब्लॉक में चला जाता है, किसके ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर, समझे। अरे थोड़ा सा केमिस्ट्री खेल रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग, आप जैसे नहीं ना, कहा आप 95 कहा 5,
90 का बाकी लाओ इसको क्या क्या हो गया? कुछ नहीं हाँ बता देता हूँ, रुको। दिया जाएगा बता दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारे पे रहेगा। मेरी पूरा पूरा साल तो मेरी एग्जाम चला ये फुल फिल और हाफ फिल में किसी को दिक्कत है? नहीं ना, ये समझ में आया ना? अब इसी के बेसिस पे आपको ये तीनों पोस्टर्स लगाने हैं इसके ऊपर, इन्हीं इसी पे हाइड्रोजन एटम पे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले दिया रेडियस कि न्यूक्लियस से इस पहले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होगी। तो कितनी होगी? n स्क्वायर h स्क्वायर ई नॉट अपॉन m पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको बस दिमाग में रेड को डब्बा बंद किया हुआ है, देख लो ना, रेड डब्बा में बंद किया है, दिख गया ना? क्या है? हाँ, m है मास, अच्छा, और जेड एटॉमिक नंबर, z है एटॉमिक नंबर, और बोलो h स्क्वायर, h प्लैंक कांस्टेंट, हाँ, ई नॉट प्लैंक कांस्टेंट ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, वो एप्सिलॉन नॉट है ना? हाँ, और ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में एक आर की वैल्यू निकल के आई है, कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू भी दिमाग में याद कर लो, एमसीक्यू में क्या पता आ जाए कि व्हाट इज द बोहर रेडियस। बोहर रेडियस किसको कहते हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम को बोहर रेडियस कहते हैं। और ये रिलेशनशिप मार रहे हैं, चेप देना वहां पे कच से, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। चलो नेक्स्ट बात करें। देखो नेक्स्ट में पेज नंबर 7 में देखो एक डिब्बा बनाया हुआ, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये लिखा है ना? इसको तो एकदम डिटेल नोट कर लो, क्योंकि अगर देखो इसमें ना जब आप एन की जगह पे 1 2 3 पुट करोगे ना तो सीधा ऑर्बिट की रेडियस बताएगा। जैसे 1 पुट करोगे तो एस का बताएगा, आर मैंने के का, और 2 पुट करोगे तो एल का, 3 पुट करोगे तो m का, उसके बाद n का। ऐसे जैसे पुट करते हो वैसे वैसे इसका रेडियस बताता जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, n की वैल्यू पुट करनी है, एटॉमिक नंबर पुट करना है, बस उसको बाद 0.53 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो इम्पीडेंस है ना? इम्पीडेंस जेड वाला सिंबल वाला इम्पीडेंस का। ठीक है, तो इसमें इम्पीडेंस कैसे आवेगा? वही तो पूछ रहा है। गुड, बताइए। सही से पढ़। अरे जेड वाला तो बनाया। ठीक है। देखो अभी ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एटम में पढ़ रहे हैं, तो एटम में पढ़ रहे हैं, तो ये एटम का जेड है, और एटम का जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और जब एसी का जेड पढ़ा जाएगा तो वहां पे क्या जानेंगे आप? इम्पीडेंस। सबका जेड अलग अलग होता है ना, जैसे सबका एक्स अलग अलग होता है वैसे सबका जेड भी अलग हो सकता है। हाँ नहीं, अच्छा ये बता हाँ, पर इन लोगों का एक्स की है, क्या हो सकता कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ाइए चलिए नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो दिया हुआ है, दिया ना, v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे थोड़ा नीचे देखो ना, देखो 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये तो एकदम याद रख लेना दोनों, और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन याद रखेंगे। डेरिवेशन भी याद करना पड़ेगा, सर सिर्फ उससे तो बेहतर है नहीं दोनों। भाई हाँ, हम पूरा नहीं बोले हैं, हम बोले हाई जो ललका डिब्बा में फॉर्मूला है और हाई जो वैल्यू ये निकल के आई है, बस यही दोनों बस दिमाग में रखना है आपको। अगर एमसीक्यू आ जाएगा बच्चा तो ये बात जान लो कि अगर नहीं मालूम तो कुछ कर नहीं पाओगे, ये जान लो। अगर देखो एमसीक्यू का यही झोल है, लास्ट में नहीं आएगा तो क्या कर सकते? सर तो भी तो खोज रहे थे, कहाँ थे आप? पढ़ के जाए। अच्छा सीबीएसई में तो कर लोगे, उसके बाद करना क्या है बताओ? 12 के बाद बात खत्म। बातें खत्म हो गई, अब तो अब क्या ही कह सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी, इसमें इसका सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट नोट में रेड में है, देखो ये भी फॉर्मूला है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद है उसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला नीचे मेंशन है।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सर ये सब सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ना? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाँ, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में केवल काइनेटिक एनर्जी वाला आपको दिमाग में रखना है, काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है। पोटेंशियल और टोटल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी है mz स्क्वायर e का पावर 4 अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। वो याद नहीं होगा मुझे पता है, हो जाएगा। लेकिन आप ट्राई करेंगे। जेडी है। हाँ सारा ठीक था। चलिए अब एक फॉर्मूला है mz स्क्वायर e का पावर 4 अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आगे बोलो, आगे देखिए एक फॉर्मूला जो है ना TE इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर EV। इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनाओ एकदम जल्दी से, गोला बना के मोस्ट इंपोर्टेंट बनाओ एकदम। हाँ कैसे बोला बोली तो ये रहा। हाँ भाई, अबे हाई वाला, हाई नीचे में, हाँ वो वाला, ठीक है। और उसके आगे लिखो E स्मॉल n, ऐसे लिखो, उसी के आगे लिख लो E स्मॉल n इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। उसी का भी। यही है, इसी का अपडेटेड वर्जन है। अरे भैया पहले लिख लो। हो गया हाँ तो सही है, यही वाला है। अपडेटेड। जैसे आपको z की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको लगाएंगे ना z की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेम लग रहा है बस। सेम ही है वो। z इज इक्वल टू फॉर कंडीशन व्हेन z इज इक्वल टू 1, उस केस में। हाँ बस ये हाइड्रोजन तो वही होगा जब भी होगा। अरे यू आर इंटेलिजेंट। चलिए क्लियर। यस सर। चलिए उसके बाद ये इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। इस वाले फॉर्मूले हाँ इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है पेपर में। मतलब क्या निकालने के लिए आएगा? ये गजब बेशरम लड़का है भैया ये। नंबर दिया होगा 2-3। ऐसे पूछेगा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल व्हेन n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे n की जगह 4 4 जा 16 रख देंगे, हो जाएगा। जब सॉल्व कर देंगे आंसर जो आएगा लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला चौथा के लिए, चौथा के लिए। नहीं दूसरा के लिए होता है। चौथा के लिए अरे सॉरी, हाँ 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 वो चौथा के लिए है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला है। स्क्वायर भी तो करना है। यस सर। गुड। चलिए आगे देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम। देख याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं सारा नहीं, ना ना, हमने याद करो। बस आपको डिवाइड करने आता है तो बस आप इसको दिमाग में रखो, याद कर लेंगे। डिवाइड कर लीजिएगा आप वहां पे। याद कर लेंगे। ये ज्यादा बेटर रहेगा। डिवाइड कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है इसमें बता रहा है, देखो एक तो बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे जैसे n इज इक्वल टू चेंज होता जाएगा ना वैसे वैसे एनर्जी में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। क्योंकि अभी आपने इससे पीछे जो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 निकाला ना 4 को, उसी को इस पर रिप्रेजेंट किया है। देखो जैसे n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें एनर्जी रहेगी -13.6, 2 पे -3.4, 3 पे -1.51, 4 पे -0.85 और ऐसे करके हम आगे n तक बढ़ते जाएंगे और एनर्जी में परिवर्तन होते जाएगा। बोलिए कोई डाउट इसमें? एक चीज, हाँ इन्फिनिटी पे, हाँ इन्फिनिटी 0 होगा। बस ये हाइड्रोजन के लिए ना, हाइड्रोजन नहीं समझे तुम बात को? सबसे देखो गौर करो कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी क्या हो रही है, ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो सबसे मैक्सिमम क्या है? 0 ही तो है। नहीं समझे? हाँ एनर्जी रिलीज कर रहा है। आगे बोला जाए? यस सर। अच्छा इसीलिए देखो इसमें रिलेशन है अभी बोहर का थर्ड पोस्टुलेट कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा तो उस केस में
एक्साइटेड स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में, उस केस में एनर्जी को रिलीज करेगा या तो गेन करेगा, ठीक है। और रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, हाँ लाइट के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो कभी गौर करना ना कि जब कभी रंग बिरंगी चीजें, मान लो नियॉन बल्ब की बात करेंगे, नियॉन बल्ब एक ऐसा बल्ब जिससे बहुत सारे गैस डाल देते हैं, फिर हम उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज छोड़ देते हैं ना, तो अब धीरे धीरे अंदर कलर चेंज होने लगती है। कलर कैसे चेंज होता है? कलर कैसे चेंज होता हो? तो कलर मान चलो ना कि जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइटेशन में जा रहा है, फिर ग्राउंड में आ रहा है, एक्साइटेशन में जा रहा है, ग्राउंड में आ रहा है, ऐसा कर रहा है ना। तो जितनी बार जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होगी, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड द कलर, वेवलेंथ डिसाइड द कलर, हाँ या ना। क्योंकि हर एक कलर के लिए क्या है, वेवलेंथ फिक्स है, 380 से 780 नैनोमीटर के बीच में है। तो आपको पता चलेगा वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, कुछ क्लियर हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए कहते हैं इसमें सीन है कि इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्म में यानी कि लाइट के फॉर्म में निकलती है। तो जब भी ऐसा होता है ना तो हमको लगता है कलर में चेंजिंग होगी, रोशनी होगी वहां पे, समझ रहे हो? हाँ चलिए अभी क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एमिटेड फोटोन। यानी ये तरीका क्या है कि क्या जब इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड से ग्राउंड में या फिर ग्राउंडेड से एक्साइटेड में जाने की कोशिश की है, जब रिलीज करेगा फोटोन तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, यानी हम फोटोन को कैसे पता करेंगे कितना, कौन सा फोटोन था, कितना फोटोन था। उसके लिए फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको राइडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, ये केमिस्ट्री में था क्लास 11th। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें है ना कि देखो n1 मतलब ऑर्बिट 1 और n2 माने ऑर्बिट 2, यानी कि जब n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में जंप करेगा उस समय उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, समझ रहे हो? जहां पे r की वैल्यू फिक्स है, जिसको राइडबर्ग कौन से साइड में देख लो 1.097 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर, ऐसे वैल्यू प्लेस कर देंगे आप, क्लियर। उसके बाद देखो नेट रिजल्टेंट कर दिया है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 12375 बटे ई, ई माने एनर्जी। तो जब भी आप जो भी एनर्जी ऊपर नीचे होगी ना, सोचो -13.6 करके जब तुम वैल्यू निकालोगे उसको जब तुम इसमें डाल दोगे तुमको वेवलेंथ पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो किस में लाई करेगा। अगर 380 780 में लाई करेगा तो विजिबल है, अगर नहीं लाई करेगा तो विजिबल नहीं है, समझे? चलो तो जब नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें करके टोटल 5 साइंटिस्टों ने अपनी अपनी कहानियां कही है, ठीक है, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये 5 साइंटिस्ट थे। जिसमें पहला है लाइमन। लाइमन ने बताया ना कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जंप करेगी, गौर करना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो उसका जो वेवलेंथ होगा वो यूवी रीजन में दिखेगा हमको, यूवी रीजन, हाँ यूवी लाइट में, अल्ट्रा वायलेट वाले में। इसका मतलब विजिबल में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्लियर हुआ। दूसरा है कि जब बामा सीरीज की बात, जब बामा ने बताया तो बोला था कि दूसरे ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में ट्रांसफर अगर हो, शिफ्ट करे, तो उस केस में ये विजिबल रीजन में लाइक करेगा और हम इसको देख सकते हैं, तो बाल्मर रीजन वाला लाइक करेगा, ठीक है। उसके बाद है पास्चन वाला। पास्चन वाला है कि ये हमको इंफ्रारेड रीजन में दिखेगा, थर्ड से किसी, हाँ थर्ड ऑर्बिटल से आगे कहीं पे भी, ठीक है। तो वो पास्चन है और वो हमको लो इंफ्रारेड रीजन में दिखेगा। आईआर दिखता है, इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, आईआर कहते हैं उसको। तो वो विजिबल लाइट से नीचे होता है और यूवी विजिबल लाइट से ऊपर होता है। वो स्पेक्ट्रम देखना ना, स्पेक्ट्रम देखना, आईआर नीचे मिलेगा विजिबल लाइट से और यूवी ऊपर मिलेगा, समझ गए? देखना वो स्पेक्ट्रम देखना, ईएमडब्ल्यू में है स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट है 4th ऑर्बिट से, तो 4th ऑर्बिट से जब जंप करोगे किसी भी ऑर्बिट में तो ये भी लो इंफ्रारेड में हमको देखने को मिलता है, और पीफंड भी लो नहीं हाई इंफ्रारेड में देखने को मिलता है। तो ये जो लो हाई लिखा है ना, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। सिंपल अगर एग्जाम में इंफ्रारेड भी लिख दिए ना तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो लो हाई के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, क्लियर? यस सर। उसके बाद है डी ब्रोगली कमेंट ऑन सेकेंड पोस्टुलेट।
तो डी ब्रोगली ने क्या कमेंट किया था? जैसे आप लोग कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ये सब पे, वैसे ही डी ब्रोगली भी कमेंट किए थे। किस पे? बोहर सेकेंड पोस्टुलेट पे। ठीक है, क्या कमेंट? कमेंट क्या किए थे? कमेंट किए थे ना कि उन्होंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन NH अपॉन 2 पाई। ये बोले थे ना, लैम्डा इज इक्वल टू, अरे एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने एक रिलेशन वहां से निकाला और बताया। इसको रिलेशन को पूरी तरह क्लियर किसने करा था? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है ना, उसी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो बोहर की वजह से, सॉरी, डी ब्रोगली की वजह से बोहर का एक कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डी ब्रोगली ने पूरी तरह एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली उसको क्या किया था? एक्सप्रेस किया था। क्लियर हुआ? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे आगे ना NH अपॉन 2 पाई लिखा है ना? इसको लाने का तरीका भी लिखा है, कैसे लाया है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब देखो, एच अपॉन एम बी हो गया और इधर हो गया लैम्डा। लैम्डा को कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन एन, एच अपॉन एम बी। सर्कमफेरेंस में एरिया पाई क्या चीज? एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? याद है आपको? क्या है? पाई स्क्वायर। गुड, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। सरकमफ्रेंस का प्रयोग किया गया है। तो लेमडा की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये n कहां से है? एन है कि n टाइम्स होगा, नंबर क्योंकि देखो एक वेवलेंथ में नहीं ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कई वेवलेंथ बनेंगे। यानी कि एक पूरा कंप्लीट करने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए कई सारे वेवलेंथ ऐसे ऐसे होंगे। तो देखो फिगर में देखो ना, कगो है गिन नहीं पाएंगे अभी इसको। एगो तीन तीन का बन रहा है, तीन का देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके बन रहा है। 1 2 3 उसको लाइन सब 2 4 6 8 3 8 बन रहा है। बनाया तो है सर। 1 2 कगो बन रहा है, 11 को बन रहा है। 11 को कहां से बन रहा है? एक 11 है सर। 11 है सर। तो मैच कर दिया तो 11 को है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11। क्लियर हुआ? तो ये इसी तरह की बातें, इसलिए यहाँ पे n लिखा गया है। n के बारे में ही बताया गया कि n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। जो बोहर ने मॉडल दे दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसका कुछ लिमिटेशन भी होगा। वो है कि इन्होंने बताया था बस हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो ये पहला लिमिटेशन है। बाकी दूसरे एटॉमिक एटम पे ऊपर ये लागू हम नहीं कर सकते। दूसरा है इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम। उन्होंने एक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वो क्या मतलब कि आउटपुट करता है, एनर्जी आउटपुट करता है। और उस एनर्जी आउटपुट को हम कहां देखते हैं? स्पेक्ट्रम में देखते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी का कलर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये बात नहीं बता पाए। तीसरा इट डजंट नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव नेचर ऑफ वेवलेटिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखो इन्होंने वेव नेचर के बारे में नहीं बताया था। अब जैसा कि डी ब्रोगली ने ना प्रूव किया था कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इवन इलेक्ट्रॉन आल्सो फॉलो द वेव नेचर, जिसको फिर बाद में डी ब्रोगली ने क्या किया? सही किया। ठीक है, उसके बाद है इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्लास 11th है ये भी। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी मतलब कि एटम के ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या ऐसे मूव कर रहा हो, तो हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं जान सकते। गौर करो, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं जान सकते। तो एक जो हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा के जो वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और नाम ही पता ना, अनसर्टेन मैंने कंफर्म नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगा लेते हैं ना, क्योंकि वो इतना छोटा है ना कि हम उसको सोच नहीं सकते। हाँ या ना? बोलो। नेक्स्ट है he cannot explain splitting of spectral line electrified and magnetic field। ठीक है, उन्होंने ये स्पेक्ट्रा के भाई जो अभी हमने बात की ना स्पेक्ट्रम, इसके बारे में उन्होंने नहीं बता पाया, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट कहते हैं।
स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट, देखो स्टार्क और जीमन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस स्पेक्ट्रम की विजिबिलिटी को स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए उसका नाम पड़ा स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और जीमन ने स्टडी किया था मैग्नेटिक के लिए, मैट में भी इसकी चेंजिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड में भी, इसलिए इसको कहते हैं लोग जीमन इफेक्ट। ठीक है, हो जाता है समाप्त यहीं पे। कोई डाउट है तो बताओ। और एटम हो गया खत्म। अच्छा बंद। अच्छा ये जो